हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने पार्ट्स पर मिलियन तक पढ़ लिया था। ठीक, तो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? सॉल्यूशंस, है ना। और सॉल्यूशंस के बारे में हमें कई चीजें पढ़नी है, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, कैसे बताते हैं कि कोई सॉल्यूशन जो है कितना कंसंट्रेटेड है या फिर कितना डाइल्यूट है। ठीक है, यही चीज हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन तक हम पढ़ चुके हैं। पांचवें कंसंट्रेशन टर्म पे आते हैं, जो कि है मोल फ्रैक्शन। ठीक, हालांकि मोल फ्रैक्शन पढ़ने से पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं मोल, है ना। मोल तो आपको पता ही होगा, मोल क्या होता है। क्लास 11th में आपको डिटेल में पढ़ाया गया, लेकिन मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपको उतने अच्छे से याद नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। मोल क्या होता है? एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज होती हैं। एंटिटीज मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम बोलेंगे वन मोल एटम्स, तो मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 3 एटम्स। ठीक, अगर हम बोलेंगे वन मोल मॉलिक्यूल्स, तो मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वन मोल क्या चीज है, उसी को हम एंटिटी कह रहे हैं। वन मोल आयन मतलब इतने सारे आयन्स हैं हमारे पास। ठीक, तो एक मोल में इतना हमारे पास एंटिटीज होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, अब मोल निकालने के तीन बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जो कि आपको अच्छे से याद होते हैं, करने रहते हैं। ठीक है, एक होता है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वेट। जितना वेट आपको दिया हुआ है किसी चीज का, जिस चीज का वेट मोल निकालना है, उसका वेट आप ऊपर रखेंगे और नीचे उसका मॉलिक्यूलर वेट। ये एक पहला फॉर्मूला होता है। वैसे नॉर्मली मेरे ख्याल से आपको याद होगा ये सारी चीजें, लेकिन इन केस नहीं याद है तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला मोल होता है जब आपको वॉल्यूम दिया हो। ठीक है, तो ऊपर आपको वॉल्यूम रखना हो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर। अच्छे से याद रखना, लीटर में वॉल्यूम रखना है। ठीक है, अपॉन 22.4। और तीसरा फॉर्मूला होता है मोल निकालने का, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू कोई भी चीज का नंबर जब दिया हो, तो तीसरा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, गिवन नंबर। ऊपर हम लिखते हैं गिवन नंबर अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। इसी जो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको एन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एन और कैपिटल ए छोटा सा। ठीक, तो एन ए बेसिकली क्या है, इसी को हम एन ए कहते हैं। ठीक, तो ये जो नंबर है, इसी को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, और रिप्रेजेंट करते हैं एन कैपिटल ए से। ठीक है, तो मोल के बारे में इतनी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब जो हम फॉर्मूले मतलब जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, उनमें मोल का यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको मोल के बारे में पता होनी चाहिए, जिससे कि आप मोल निकाल सको पहले, तब तो आप कंसंट्रेशन बता पाओगे। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हमारा पांचवा टर्म पढ़ते हैं। एक मिनट, पांचवा टर्म पढ़ते हैं, जो कि है मोल फ्रैक्शन। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक बाल्टी है, एक भगोना है, कुछ भी है। इसके अंदर दो चीजें हैं। ठीक है, ऑब्वियसली कोई ना कोई सॉल्यूट होगा और कोई ना कोई सॉल्वेंट होगा। क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो हम दो ही चीजें मानेंगे। जो सॉल्यूट है उसको हम ए लिख दे रहे हैं। ठीक, और जो सॉल्वेंट है उसको बी लिख दे रहे हैं। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? मोल फ्रैक्शन को हम शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं, एक्स ए। ठीक है, ए यहाँ पे क्या मतलब हो गया? सॉल्यूट हो गया। ठीक है, एक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल कितने हैं। टोटल मोल मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये फॉर्मूला होता है हमारा मोल फ्रैक्शन निकालने का। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। मोल फ्रैक्शन मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके मोल्स ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपको नीचे रखने हैं। जैसे एक्स बी निकालना है, मान लेते हैं बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ऊपर एन बी हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और नीचे एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये हमारा नीचे आ जाएगा।
ठीक है। तो एक्स ए और एक्स बी दोनों मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई हमारा सॉल्यूशन है जो कि बाइनरी नहीं है, मतलब टर्शरी है, क्वाटरनरी है, या फिर मान लेते हैं उसमें कई सारे कंपोनेंट हैं। ठीक, तो उसके लिए मोल फ्रैक्शन आपको निकालने के लिए आप वही करना पड़ेगा कि जैसे मान लेते हैं फॉर अ सॉल्यूशन दैट हैज आई कंपोनेंट्स। ठीक है, टोटल उसके पास कितने टोटल कंपोनेंट है, आई। ठीक है, आई हमने एक्स ले सकते थे, लेकिन क्योंकि एक्स तो मोल फ्रैक्शन को शो करने के लिए यूज होता है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने आई ले लिया। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन है, मान लेते हैं उसमें आई कंपोनेंट है। अब आई कौन हो सकता है, 3 4 5 6 7 8, कुछ भी हो सकता है, आई कंपोनेंट्स हैं टोटल। उसके लिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो एक्स ए, ऑब्वियसली जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है ए की जगह हम वन लिख देते हैं। ठीक, ए की जगह हम वन लिख देते हैं, मतलब पहले कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। हम मान लेते हैं उसमें कई सारे कंपोनेंट है, 50 कंपोनेंट है, उसमें से पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो एक्स ए उसका सिंबल हो जाएगा, ऊपर उसका मोल रखेंगे यानी एन और वन, और नीचे एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, ऐसे ही एन आई तक। ठीक है, एन आई तक, ये ऐसे ही कर देंगे। तो बेसिकली हम वही कर रहे हैं, जैसे अभी ऊपर हमने जैसे किया है वही चीज हम यहाँ पे नीचे कर रहे हैं, बस क्योंकि यहाँ पे कई सारे कंपोनेंट है तो नीचे हमने कई सारे कंपोनेंट रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि थोड़ा आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कभी भी जब हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं एक सॉल्यूशन में, मान लेते हैं हम ए है और बी है, दो ही चीजें हैं, और हमने मोल फ्रैक्शन ए निकाल दिया, एक्स ए निकाल दिया, तो जो एक्स ए होता है, जो मोल फ्रैक्शन एक्स ए होता है, और एक्स बी, इन दोनों का सम वन आता है हमेशा। ठीक, इसको अच्छे से याद रखना कि जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं उनका सम वन आता है। ऐसे ही यहाँ पे भी जब हमारे पास कई सारे कंपोनेंट्स हैं तो सबका मोल फ्रैक्शन अगर आप लिखेंगे तो इस तरीके से कुछ लिखो, कुछ इस तरीके से x1 यानी वन वाले का मोल फ्रैक्शन, फिर x2, यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, नीचे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही ट्रू होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू xi, सबका मोल फ्रैक्शन का कंपोनेंट क्या होगा, मतलब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, वन आएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और इसको आप अच्छे से याद रखना। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन of all components of a solution is always वन। ठीक है, सभी मिला के टोटल वन आएगा हमेशा। तो यहाँ पे कई सारे कंपोनेंट है, सबका मिला के वन आया, यहाँ पे क्योंकि दो ही कंपोनेंट है तो दोनों को मिला के वन आएगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन में ये अच्छे से याद रखना। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि थोड़ा ये हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी का ही उठा रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसी को मैंने लिखा है। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इथाइलिन ग्लाइकॉल जिसका फॉर्मूला हमें दिया है C2H6O2। ठीक, इन अ सॉल्यूशन containing 20% C2H6O2 यानी इथाइलिन ग्लाइकॉल बाई मास। ठीक, तो बेसिकली दो पार्ट यहाँ पे दो चीजें पूछ ली गई। दो चीजें कैसे पूछ ली गई, एक तो आपको मास परसेंट दिया है, ठीक है, और ऊपर से आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो दोनों चीज आपको आएगी तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक, और क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है
एक सॉल्यूशन के अंदर जिसमें 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल है बाई मास से। पिछले क्लास में मैंने एक चीज बताई थी, अगर यहाँ पे ये चीज नहीं लिखा कि 20% किस चीज में है, मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल को किस चीज में घोला गया है, अगर ये चीज नहीं लिखा तो हम वाटर मानेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल है इसको वाटर में घोला गया है, ये हम नॉर्मली मान लेते हैं अगर कुछ नहीं लिखा रहता। अगर यहाँ पे कुछ लिखा होता कि ऑयल में घोला गया है मान लो, तो हम फिर उसके बाद देखते हैं उसको ऑयल के हिसाब से करते हैं, लेकिन कुछ नहीं लिखा है तो वाटर माना जाएगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है और हमारे पास ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन आंसर वाला सॉल्यूशन, आंसर लिख देते हैं, नहीं तो 20% हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकॉल है जिसका फॉर्मूला भी दे रखा है C2H6O2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारे पास 20 ग्राम C2H6O2 है और बचा हुआ 80 ग्राम H2 है, वाटर है। समझ में आया? क्योंकि हमारे पास 20% C2H6O2 है बाई मास, मास के अकॉर्डिंग, तो मतलब 20% हमारा 20 ग्राम हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल होगा, और टोटल 100 ग्राम में हम लेके चलते हैं, 100 में से 20 जो है वो इथाइलिन ग्लाइकॉल होगा और बचा हुआ 80 क्या होगा, वाटर होगा। अब हमें पता चल गया कितना ग्राम कौन सा है, तो हम आसानी से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल निकालना है, ठीक। अच्छा, 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इसमें मोल कितने होंगे ये भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में आपको फॉर्मूला तो यही है ना, एक्स ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। मतलब मोल्स हमें निकालने हैं, मोल्स रखने हैं, ऊपर भी मोल रखा गया है नीचे भी मोल रखा गया, तो यहाँ पे मोल निकाल लेते हैं। तो ऊपर हम मोल निकालने का यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज होगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। अब वेट, गिवन वेट कितना है 20, मॉलिकुलर वेट C2H6O2 का कितना होगा, कार्बन के कितना होता है 12 होता है ना, हाँ 12 दूना 24, 24 और 6 30 और 2 32 है ना, यही होगा C2H6O2। इसका होगा 24 प्लस 6 प्लस ऑक्सीजन जो है 16 होता है, 16 दूना 32, तो 6 2 8, 8 4 12, 3 2 5 और 6, 62 आना चाहिए जहां तक। एक बार और देख लेते हैं, 24 6 30, 30 और 32 62, सही है, 62 है, ठीक। तो इसको आप जब भी फ्रैक्शन जो है इस तरह का आएगा जहां पे मतलब पूरी तरीके से कट नहीं सकता है, तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, वो आपको आसान पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से कर देते हैं इसको डिवाइड, 32, 32 से 10 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0.3 जा है ना, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96, 4 बचा 1 जा 0.31, ठीक। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.31 मोल आ गए हमारे पास किसके, C2H6O2 यानी इथाइलिन ग्लाइकॉल को। अब 80 ग्राम H2O है, इसका भी मोल निकाल लेते हैं। तो N इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वही फॉर्मूला लगेगा, गिवन वेट कितना है 80 अपॉन मॉलिकुलर वेट इसका होता है H2O का 18 होता है, ठीक है। फिर काटते हैं 2 से, 40 और 9, इसको डिवाइड करो, 9 4 जा 36, फिर 9 4 जा 36, हाँ 4.4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रख देते हैं, तो एन ए यहाँ पे हमारा 0.31 है अपॉन 0.31 प्लस 4.4, 0.31 अपॉन ये हो जाएगा 4 3 7, 4.71, हाँ यही आ जाएगा, 4 3 7 1, हाँ सही है 4.71, ठीक है। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हो 31 अपॉन 471। अब इसको आपको डिवाइड करना है, 471 से 31 को डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर का यूज करते हैं। इसमें करना है 471 से 31 को, 31 डिवाइडेड बाई 471, 0.06, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। 0.06,
तो ये हमारा एक्स ए आ गया, मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल्स आ गए। अब अगर एक्स बी निकालना हो आपको, यानी वाटर के मोल निकालना हो, तो आप दो तरीका है। एक तो आप ये पूरी तरीके से फिर सॉल्व कर सकते हैं, एन ए के जगह आप एन बी लिखेंगे, पूरा वाटर के लिए सॉल्व करेंगे। एक दूसरा तरीका है, क्योंकि आपको पता है एक्स ए और एक्स बी दोनों मिला के कितना होता है 1, और एक्स ए हमारे पास आ चुका है 0.06, तो एक्स बी जो है 1 में से माइनस कर दो, गैस चला जाएगा। ठीक, तो ये तरीका ज़्यादा ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, क्योंकि होता है। इरेज नहीं हो रहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा 0.06 यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक, आगे चलते हैं। इरेज क्यों नहीं हो रहा? तो ये हट नहीं रहा है, एक्चुअली इसका एक तरीका है मेरे पास। एक सेकंड, इसको हम पेंट कर देते हैं ब्लैक कलर से। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन हमारा खत्म हो गया, और ये आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा। कुछ खास तो है नहीं इसमें, बस जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको उसको ऊपर रखना है, और बाकी मोल फ्रैक्शन आपको नीचे की तरफ रख देना है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन था। और अब हम आ जाते हैं छठवें पे, जो कि मोलैरिटी। अब जितने अभी आपने पढ़े हैं अभी अभी तक, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मोलैरिटी है। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है मोलैरिटी और मोलैलिटी, इसके बाद आएगा, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मोलैरिटी जो है कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो सॉल्यूट है उसका मोल हम ऊपर रखेंगे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब जो सॉल्यूशन है हमारा उसका वॉल्यूम हम रखेंगे और लीटर में रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि लीटर में रखेंगे, क्योंकि इसके चक्कर में कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन में एमएल में वॉल्यूम दिया रहता है, मिलीलीटर में आप मिलीलीटर में ही रख देते हैं, लेकिन वॉल्यूम को लीटर में रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे थोड़ा क्लियर हो जाइए। क्वेश्चन फिर वही एनसीईआरटी का ही है। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन of a solution containing 5 gram NaOH in 450 ml of solution। अब यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में देखो, सॉल्यूशन किस में दिया है, मिलीलीटर में, तो हमें लीटर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मोलैरिटी हमें निकालनी है एक सॉल्यूशन में जिसमें 5 ग्राम NaOH है, तो 5 ग्राम NaOH को हमें मोल में कन्वर्ट करना होगा। सॉल्यूट ऊपर सॉल्यूट के मोल रखे हैं, तो मोल निकाल लेते हैं। मोल इक्वल टू वेट यानी 5 अपॉन NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, Na का 23 होता है, H यानी 24 हो गया, 24 और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, यानी 40 आ गया। 1/8, 1/8 कितना हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, 0.12, हाँ 0.12 आएगा, है ना। 10 के बाद 16, 20 आ जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ यार, कैलकुलेटर तो है हमारे पास। 1/8, 0.125। ठीक है, 0.125 मोल्स आ गए, ऊपर हम 0.125 रखेंगे, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वॉल्यूम कितना है, 450 ml, लेकिन ये किस में दिया है, मिलीलीटर में, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो 450 है, लेकिन ये ml है, तो इसको हमें 1000 से डिवाइड करना होगा जिससे ये लीटर में आ जाए। यानी कि अब 1000 ऊपर चला जाएगा, 0.125 अपॉन 450 इंटू 1000। 125 जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 125 आ जाएगा, अपॉन 450 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 0।
फिर 5 से कर दो, 5 5 जो 25 अपॉन 5 1 जा 5 और 4 बचा 5 8 40। तो 5/18 ये कितना आ जाएगा, इसको इधर अलग कर दो, ठीक है। 18 से 5 को डिवाइड करो, कितना आएगा। आप खुद से डिवाइड करिएगा, कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, ठीक। उल्टा कर दिया, 5/18 0.27, ये हो गया 0.278, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया 0.278, ये आ गई मोलैरिटी, ठीक। अब मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा, तो देखो ऊपर मोल्स हैं और नीचे वॉल्यूम है, तो मोल पर लीटर, यही यूनिट होगा, मोल पर लीटर यही यूनिट होगा, ठीक है। नीचे वॉल्यूम है लीटर में और ऊपर मोल्स है, तो मोल पर लीटर यही होगा, तो आप लिख सकते हैं 0.728 मोल पर लीटर, ठीक है। तो यह हमारी मोलैरिटी थी, और अब हम आगे बढ़ते हैं 7वें टर्म पे, जो कि मोलैलिटी। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। मोलैलिटी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब मोलैलिटी में भी फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जैसे हमने पहले भी किया है, मोलैरिटी में ऊपर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखते हैं, वैसे भी यहाँ पे भी ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखा जाता है, नीचे क्या रखते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नीचे हम सॉल्वेंट का वेट रखते हैं, सॉल्यूशन का नहीं। पिछले अगर हम पिछले वाले से कंपेयर करें मोलैरिटी से, तो नीचे हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखते थे, और यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, सॉल्वेंट का, वो भी वेट रख रहे हैं केजी में, ठीक है। तो दोनों में काफी डिफरेंस है, ये चीज अच्छे से ध्यान देना। तो ये हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया। और यूनिट क्या होगी, यूनिट निकालना बहुत आसान है, ऊपर मोल्स आ जाएंगे और नीचे केजी, तो मोल पर केजी, ये हमारी मोलैलिटी की यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये भी थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा। तो क्वेश्चन फिर से एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला भी दे रखा है, CH3COOH। बेसिकली एसिटिक एसिड को ही इथेनॉइक एसिड कहते हैं ना। इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन तो आप जानते हैं, बेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है, C6H6, ठीक। ये क्वेश्चन है हमारा, हमें मोलैरिटी निकालनी है जिसमें 2.5 ग्राम हमारे पास इथेनोइक एसिड है, जो कि 75 ग्राम बेंजीन में मिक्स किया गया है। तो फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, तो इसका हम वो निकालते हैं मोल्स, 2.5 वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट कितना है CH3COH का, ये 12 हो जाएगा, 12 दूना 24, 24 और 3H यहाँ पे, एक है यहाँ पे 4, 24 और 4 28, तो 28 प्लस 2 ऑक्सीजन है 16 और 16 32, 8 2 10 हो जाएगा, 3 2 5 6 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्व करोगे तो 5 से कर दो 5, ये हो जाएगा 12, ठीक है। या इसको 5/120 कर सकते हो, 5 से फिर काट दो 1, और 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। अब यहाँ पे 1/24 आ गया, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, मोलैरिटी में ऊपर 1/24, ये हमारा मोल्स है इथेनॉइक एसिड के, ठीक। और नीचे हमें वेट रखना है केजी में। यहाँ पे वेट किसमें दे रखा है, 75 ग्राम है, ग्राम में है तो किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वेट रखना है सॉल्वेंट का, और भी सॉल्वेंट का वेट रखना है, तो सिर्फ हमें बेंजीन के वेट से मतलब है, ठीक है। इथेनॉइक एसिड का वेट इसमें ऐड ना कर देना, ठीक है, ऐसा ध्यान देना। तो 75 अपॉन में 1000, ये हमने केजी में चेंज किया, 75 ग्राम था, 1000 से डिवाइड कर दो केजी में, तो 1/24 अपॉन 75 इंटू 1000, इस तरीके से ऊपर आ जाएगा, ठीक। अब इसको डिवाइड करो, 25 से 75, 25 चौक 100 और 0, ठीक है। ये हो जाएगा 1/24 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे,
24 × 3 × 40 इस तरीके से होगा। तो 1/3 4 = 12 और 3 2 = 6 1 7, यानी 40/72। इसको डायरेक्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर बंद कर दिया। किसको डिवाइड करना था? 40/72, 72, 0.56, ठीक है, 0.56। ये हमारा आंसर हो गया। और यूनिट क्या होगी? मोल पर केजी, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो और कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं होती जितना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना है तो डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप आसान कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड करके आप आसानी से कर सकते हैं। कैलकुलेशन इतनी भी टफ नहीं आएगी, ठीक है। तो मोलैलिटी हो गया और यही हमारा जो है आखिरी था, ठीक। कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे खत्म हो गए। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ चीजों को और पढ़ेंगे, ठीक। तो कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़ लिए सारे के सारे, और ये हमने देख लिया कि कैसे हम डिफाइन करते हैं कि कोई सॉल्यूशन जो है वो कितना ज्यादा गाढ़ा है या कितना हल्का है, कितना कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है ना। ये चीज हमें पता चल गई। अब हम देखेंगे कि कितना सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट हम ऐड कर सकते हैं। मान लेते हैं हम पानी ले लेते हैं, 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी में हम कितनी चीनी ऐड कर सकते हैं? भाई एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप चीनी ऐड करेंगे और चीनी ऊपर रखी रहेगी, घुलेगी ही नहीं, क्योंकि पानी की भी एक अपनी कैपेसिटी होती है। तो अब हम देखेंगे कि पानी में हम कितने चीनी ऐड कर सकते हैं, या किसी भी सॉल्यूशन में कितना हम सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, ठीक। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व। डिजॉल्व मतलब घुल जाना, ठीक है। डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट जो है ना, सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट कितना घुल सकता है, ठीक है। एक टाइम आएगा वो घुलना बंद कर देगा। आप चीनी ऐड करोगे, चीनी जो है ऊपर ही रखी रहेगी, घुल नहीं सकती, ठीक है, पानी के अंदर। तो वही है कि जितना मैक्सिमम अमाउंट जो है किसी सब्सटेंस का जो कि एक सॉल्वेंट में मतलब घुल सके, उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी जो है वो अलग अलग फैक्टर से मतलब डिफरेंट करती है। जैसे अगर टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया तो हो सकता है सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए या कम हो जाए। आपने प्रेशर का कुछ इधर उधर कर दिया तो हो सकता है प्रेशर आपको चेंज करने पर सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाए। तो हम ये पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, क्या ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कोई चीज कितना सॉल्युबल है, या सॉल्युबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ये चीज, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी जो है किस फैक्टर से इफेक्ट करती है ये हम पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम सबसे पहले हम उन सॉल्यूशंस को देखेंगे जिसमें हम सॉलिड सॉल्यूट डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे solubility of solid in liquid solution, solid in liquid, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड में जैसे चीनी एक सॉलिड है और लिक्विड जो है वो पानी है, तो चीनी और पानी का सॉल्यूशन किस तरह का हो गया? सॉलिड इन लिक्विड वाला। तो पहले हम उन सॉल्यूशंस को देखेंगे जिसमें हम सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड के अंदर डालते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो हम क्या कर रहेंगे, हमने एक भगोना ले लिया, ठीक है। ये एक भगोना है जिसमें हमने पानी डाल दिया, वाटर। और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि दो तीन चीजें ले ली हमने, चार छह चीजें ले ली और डिजोल्व कर करके देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि पानी में घुल जाएगी और कौन चीजें जो है पानी में नहीं घुल सकेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमने दो चीजें ली। एक हमने लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो आप नमक खाते हैं घर में वो यही होता है NaCl। तो हमने एक बार नमक ले लिया, ठीक है। और एक हमने लिया नेपथलीन। जो नेपथलीन होते हैं, नेपथलीन के बॉल्स आते हैं छोटे छोटे सफेद कलर के, आपने देखा होगा।
ये स्मेल को हटाने के लिए टॉयलेट्स में जो है वहां पे यूज होते हैं। ठीक है, तो NaCl और नेपथलीन हमने दो चीजें ले ली। ठीक, और पानी में दोनों को घोल के देखा, तो जो NaCl था ये पानी में घुल गया यानी डिसॉल्व हो गया, और जो नेपथलीन था ये पानी में नहीं घुल सका, नहीं डिसॉल्व हो पाया। ठीक है, इसी तरीके से हमने कई चीजें ली और एक्सपेरिमेंट करके देखा कि कौन सा किस चीज में पानी में डिसॉल्व हो रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है, तो इससे हमें एक और चीज, इससे हमें एक चीज पता चली कि जैसे वाटर जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O, और H2O देखने में कुछ इस तरीके से होता है। ये ऑक्सीजन है हमारा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन पे यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन हो जाता है ये थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, काफी मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच ले। ठीक, 11th में ये चीजें आपने अच्छे से पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचता है, जिससे कि एक नेट मूवमेंट बन जाता है इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर। ठीक, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्प्लेस हो गया, अपनी जगह से हट गया और हल्का सा ऊपर चला गया ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा ज्यादा हो गया और हाइड्रोजन के पास कम हो गया। अब इस तरह के मॉलिक्यूल जो होते हैं इनको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे एक डाइपोल मूवमेंट बन जाता है। ठीक है, एक डाइपोल मूवमेंट बन जाता है, ऑक्सीजन के पास हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के पास हल्का सा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गया है और ऑक्सीजन सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इसी वजह से ऑक्सीजन के पास हल्का नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और इसीलिए हम इसको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं वाटर को। अब NaCl को अगर हम देखें तो NaCl कुछ इस तरीके से होता है। जो Na होता है सोडियम, वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे ही देता है। ठीक है, अपने मन से दे देता है, तो क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज आता है और सोडियम के पास पॉजिटिव, और यहाँ पे भी एक देख रहे हैं आप इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन जो है आगे की ओर खिसक गया, तो यहाँ पे भी डाइपोल मूवमेंट आ जाता है और इस मॉलिक्यूल को भी हम पोलर कहेंगे, यानी सोडियम क्लोराइड भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। और जो नेपथलीन होता है, नेपथलीन का स्ट्रक्चर आपको नहीं पता अगर, तो इस तरीके से होता है कुछ। नेपथलीन बेसिकली आपने बेंजीन देखा है ना, तो दो बेंजीन को आपस में जोड़ दो तो नेपथलीन बन जाता है। ठीक, ये होता है नेपथलीन, दो बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दिया। और जो नेपथलीन होता है इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, तो ये एक तरह का नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा आइटम ऐसा है नहीं जो कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच के रखे। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ये लगभग नॉन पोलर होता है। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि जो पोलर चीजें होंगी, जो पोलर सॉल्वेंट होंगे, वो अपने अंदर सिर्फ पोलर सॉल्यूट को ही घुलने देंगे, क्योंकि NaCl पोलर था इसी वजह से वाटर में घुल गया, वाटर भी पोलर और NaCl भी पोलर, इस वजह से घुल सकते हैं। जो नॉन पोलर हैं वो वाटर में नहीं घुल सकते, क्योंकि वाटर पोलर है, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर है, वो नहीं घुल सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चली, और इसीलिए यहाँ पे NCERT लिख के देता है एक लाइन, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब एक जैसी चीजें जो हैं वही डिसॉल्व होंगी आपस में। जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा, और जो पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल के अंदर डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पोलर, एक सेकेंड, पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, मतलब पोलर चीजें जो है वो पोलर में घुलती हैं, एंड नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर, यानी नॉन पोलर चीजें जो है वो नॉन पोलर चीजों के अंदर घुलती हैं। ठीक, ये होती है लाइक डिसॉल्व लाइक वाली सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो ये सॉलिबिलिटी में एक पॉइंट आपको पता चल गया, कोई भी चीज तभी घुलेगी जब एक जैसा नेचर होगा, मतलब पोलर है तो पोलर के अंदर घुलनी चाहिए, और नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर के अंदर घुलेगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट था हमारा। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरे पॉइंट में हम क्या करते हैं, फिर से एक भगोना लेते हैं। ठीक है, और इस भगोने में मान लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, इस भगोने में हमने कुछ ले रखा है, कुछ भरा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं वाटर ले लेते हैं, वाटर और शुगर ले लेते हैं, चीनी और पानी का घोल हम इस भगोने में डाल देते हैं। ठीक, अब इस भगोने में दो चीजें होती हैं, एक तो चीनी जो है वो धीमे धीमे घुलने लगेगी और पानी में घुल जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन।
डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है? चीनी का घुलना पानी के अंदर, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है, जब चीनी घुलने लगती है धीमे धीमे, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो चीनी के मॉलिक्यूल्स है जो कि ऑलरेडी घुल चुके हैं, वो जो चीनी के मॉलिक्यूल नहीं घुले हैं उनसे टकराते हैं, ठीक है। जो मतलब चीनी के मॉलिक्यूल्स घुल चुके हैं और जो चीनी के मॉलिक्यूल नहीं घुले हैं वो आपस में टकराते हैं, और जो घुली हुई चीनी है वो वापस से क्रिस्टल बन जाती है, ठीक। चीनी के छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं ना। तो यहाँ पे दो चीज हो रही है, एक तो चीनी घुल रही है और दूसरी चीज हो रही है क्रिस्टलाइजेशन, मतलब चीनी जो है वापस से सॉल्यूशन से अलग हो जा रही है, वापस से वो अपने सॉलिड फॉर्म में आ जा रही है, क्रिस्टल के फॉर्म में आ जा रही है। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है यानी घुल रहा है, और क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये दोनों चीज हो रही है। सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट गेट्स डिसॉल्व, सॉल्यूट जो होता है डिसॉल्व हो जाता है, यानी चीनी जो है वो घुल जाती है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट है, जो मतलब ऑलरेडी घुला हुआ है, ये कोलाइड करता है, कोलाइड्स विथ सॉलिड सॉल्यूट। जो सॉलिड सॉल्यूट अभी शुगर में, मतलब चीनी तुरंत तो घुल नहीं जाती है, छोटे छोटे दाने जो बचे हुए हैं सॉलिड चीनी के, उससे ये कोलाइड करता है, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूट एंड गेट्स सेपरेटेड, ये अलग हो जाता है सॉल्यूशन से, ठीक है। सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि अपने आप बाहर चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि चीनी आपने गिलास में ले रखी है चीनी पानी, और चीनी जो है वो निकल के गिलास से कूद के बाहर जा रही, इसका ये मतलब नहीं है सेपरेट का मतलब। सेपरेट मतलब सॉल्यूशन से वापस पहले घुल गया, और अब क्या हो गया, घुलने का जस्ट उल्टा हो गया, वापस से वो क्या हो गई, सॉलिड चीनी बन गई। ये दोनों प्रोसेसेस होती रहती हैं जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों चीजें होती रहती हैं। अब क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है, तो हम देखो हो क्या रहा है, दो चीजें हो रही हैं। जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के साथ मिल जा रहा है या घुल जा रहा है, और सॉल्यूशन बना दे रहा है, ठीक। इसके अलावा ये तो डिसोल्यूशन हो गया, सॉल्यूट सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन नहीं लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड। सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में घुल जा रहा है और सॉल्यूशन बना रहा है, इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन। इसी का जस्ट उल्टा है, यानी जो सॉल्यूशन है उससे सॉल्यूट अलग हो जा रहा है, ये क्या हो गया, क्रिस्टलाइजेशन। तो सामने वाली प्रोसेस क्या है, डिसोल्यूशन। बैकवर्ड वाली प्रोसेस क्या है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। यही हो रहा है इस जो वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है, इसमें यही चीज हो रहा है। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि इसका जो रेट होगा वो बराबर हो जाएगा। रेट मतलब जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाएंगे उतना ही सॉल्यूशन टूट जाएगा, टूट के सॉल्यूट और सॉल्वेंट बना लेगा। अच्छा तुम ये बताओ कोई चीज, ये हमने एक बकेट बना रखी है, एक छेद ऊपर है इतना बड़ा सा, और उतना ही बड़ा छेद नीचे है, ठीक है। तुम पानी डालते रहो तो पानी यहां से वापस निकलता जाएगा, पानी भरेगा तो नहीं, चाहे जितना टाइम पानी डालते रहो पानी नहीं भरेगा। अब इस तरीके के सॉल्यूशन में वही हो रहा है कि अब तुम एक्स्ट्रा जब चीनी ऐड करोगे तो वो चीनी क्या होगी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वो सॉल्यूशन बनेगी, लेकिन फिर सॉल्यूशन से तोड़ के टूट के वापस सॉल्यूट बन जाएगी। तो यानी कि वो घुलेगी नहीं अब डायरेक्ट वो क्या करेगी, आगे जाएगी फिर पीछे आ जाएगी, फिर आगे जाएगी फिर पीछे आ जाएगी। तो कुछ टाइम तक तो आप चीजों को घोल सकते हो, लेकिन जब एक लिमिट पहुंच जाती है, वाटर की एक लिमिट पहुंच गई कि चीनी अब नहीं घुल सकता, तो अब भी आप चीनी उसके ऊपर डालते रहोगे तो वो चीनी जो है वो सॉल्यूशन बनाएगी, सॉल्यूशन बना के वापस आ जाएगी। अब क्योंकि रेट सेम हो गया है, तो जितनी चीनी सॉल्यूशन बनाएगी उतनी ही चीनी वापस क्रिस्टल बना देगी। तो आपको दिखेगा कि जितनी चीनी आप एक्स्ट्रा डाले हो वैसे ही रखी हुई है, उसका कुछ हुआ ही नहीं, ठीक। तो यही हो रहा है यहाँ पे कि आप एक तरफ से ऐड तो कर रहे हो, लेकिन आप चीनी ऐड तो कर रहे हो लेकिन वो चीनी रखी हुई है, और बेसिकली रखी नहीं हुई है, वो सॉल्यूशन बना ले रही है, लेकिन सॉल्यूशन बन के वो सॉल्यूशन फिर टूट के वापस आ जा रहा है। तो इसी वजह से आपको दिखेगा कि जितनी चीनी हमने एक्स्ट्रा डाली है वो चीनी रखी हुई है, वो घुलेगी ही नहीं, ठीक। और ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक्स्ट्रा अब हम कुछ नहीं ऐड कर सकते, अब हम सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, अब सॉल्यूट जितना सॉल्यूट ऐड हो सकता था वो हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिखते हैं, आफ्टर सर्टेन टाइम,
कुछ समय बाद रेट ऑफ डिसोल्यूशन यानी फॉरवर्ड वाली प्रोसेस बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब बैकवर्ड वाली प्रोसेस। ये दोनों क्या हो गई आपस में, मतलब इनका रेट बराबर हो गया, मतलब जिस स्पीड से आगे जा रही रिएक्शन उसी स्पीड से पीछे भी जा रही। और इसी को हम क्या कहते थे, इक्विलिब्रियम, है ना। आपने 11th में 2 चैप्टर पढ़े हैं, एक चैप्टर पढ़ा इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम यही तो होता है, जितने रेट से आगे रिएक्शन जा रही है उसी रेट से रिएक्शन पीछे आ रही है, तो जब दोनों के रेट बराबर हो जाते हैं तो हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, और यहीं पे ये भी लिख लेते हैं, सॉल्यूशन सच सॉल्यूशन ऑफ सच, नहीं सच सॉल्यूशन है ना, इस तरह का सॉल्यूशन जो होता है जहां पे रेट बराबर हो गई हो, सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज, क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम अब और भी चीजें घोल नहीं सकते। आप चीनी डाल देंगे, चीनी पानी में आपने बहुत ज्यादा चीनी घोल दी, अब एक लिमिट पहुंच गई पानी की, अब इसमें ज्यादा, इससे ज्यादा चीनी वो नहीं घोल सकता। तो अब आप चीनी डालेंगे तो चीनी वो रखी रहेगी, घुलेगी नहीं उसके अंदर। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम किसी भी चीज को घोल नहीं सकते हैं, एक्स्ट्रा नहीं आप ऐड कर सकते, घोल सकते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट dissolve more solute in saturated solution। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अब हम एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी बात। अच्छा, जिसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने चीनी थोड़ी सी ही डाली है, अभी और भी काफी सारी चीनी डाल सकते हैं हम, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड कहेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, जिसमें ज्यादा सॉल्यूट और हम ऐड कर सकते हैं, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इज कॉल्ड, उसको हम अनसैचुरेटेड कह देते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये तो काफी आसान है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब 2 पॉइंट और रह गए हैं। 2 पॉइंट क्या, एक ही मानो उसको। सी पॉइंट है हमारा टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें या घटा दें तो क्या फर्क पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एक सेम रहेगी, क्या होगा, यही चीज हमें पढ़ना है। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में 2 चीजें हम देखेंगे। इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक जानते हो, एक्सोथर्मिक। देखो 2 चीजें हो सकती हैं, जब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड किया, इसको एक बक्से में बंद कर देते हैं। ठीक है, जब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड किया तो ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब हमने ऐड किया तो जो सॉल्यूशन बना उसमें से हीट निकले, जब हीट निकलेगी उस सॉल्यूशन से तो हम उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन। ऐसा भी हो सकता है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमने ऐड किया तो वो हीट खींचने लगे, इन्वायरमेंट की हीट जो है वो अपने अंदर खींचने लगे, तो हम कहेंगे एंडोथर्मिक सॉल्यूशन बना है। ठीक, तो एक्सोथर्मिक हो सकता है सॉल्यूशन का फॉर्मेशन और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप पानी में चूना डाल दीजिए,
चूना आपने देखा होगा, पानी में चूना आप डालते हैं तुरंत पानी उबलने लगता है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। कैसा सॉल्यूशन है? एक्सोथर्मिक। ठीक। एंडोथर्मिक का अभी हमें एग्जांपल नहीं याद, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक का तो आपको आसान एग्जांपल याद है ना, कि पानी में चूना डाल दो, पानी एकदम ज्यादा गर्म हो जाता है अचानक से, ठीक है। एकदम एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। तो अच्छा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो चीजें हो सकती हैं। अब तुम ये सोचो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मान लो ऐड हो रहे हैं और एंडोथर्मिक कंडीशन बन रही है, यानी इन्हें हीट इनके अंदर चाहिए, हीट ये अपने अंदर हीट ले रहे हैं, तो मतलब इनको चाहिए हीट, तभी तो ले रहे हैं। अब तुम बाहर का टेम्परेचर बढ़ाने लगो, तो बाहर का टेम्परेचर बढ़ाओगे, इनको हीट चाहिए, ये और मतलब टेम्परेचर लेने लगेंगे। बाहर से टेम्परेचर जो तुम हीट दोगे बाहर जो है, उसको ये और लेने लगेंगे। तो मतलब इनके फेवर में काम चल रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से जब एंडोथर्मिक कंडीशन होती है, एक सेकंड, जब एंडोथर्मिक कंडीशन होती है तो टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हैं, तो जो सॉल्युबिलिटी है ये भी इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि इनके फेवर में काम हो रहा है। तुम ये सोचो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल रहे हैं और ये हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब इनको हीट चाहिए थी, और आप बाहर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब बाहर इन्वायरमेंट में आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। मान लेते हैं ये हमारा सॉल्यूशन है और ये हमारा इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट में आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इनको हीट चाहिए ही, तो ये इन्वायरमेंट से और हीट लेने लगेंगे और जल्दी जल्दी ये डिजोल्व होंगे, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। एक्सोथर्मिक में क्या होगा? जस्ट उल्टा, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी कम होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक्सोथर्मिक में मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब ऐड हो रहे हैं, तो ये अपने अंदर से हीट बाहर निकाल रहे हैं। अब आप टेम्परेचर बाहर का ऑलरेडी बढ़ाए पड़े हैं, जब आप खूब सारा टेम्परेचर बढ़ा देंगे बाहर का, तो हीट बाहर निकलने में दिक्कत होगी ना। तो इसी वजह से यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक। तो बस दो ही चीज आपको याद रखनी है, एंडोथर्मिक के केस में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, एक्सोथर्मिक के केस में कम होगी, ठीक। डी है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो जिसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना। एक चीज बताओ, ये हमारे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है। इसमें हमारे पास गैस है, इसमें हमारे पास कोई सॉलिड है, मान लेते हैं कोई लोहे का चीज रखा है, और इसमें हमारे पास पानी है, मान लेते हैं लिक्विड है, ठीक। पानी है, तीनों पे प्रेशर लगाओगे तो कौन जो है छोटा हो जाएगा? प्रेशर लगाने पे चीजें छोटी हो जाती है ना। आप रुई ले लो, इतनी सारी रुई ले लो, आप उनको दबा दो, छोटी हो जाएगी रुई, ठीक है, स्पेस उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। गैस, सॉलिड और लिक्विड में से कौन ऐसा है जिसका वॉल्यूम कम हो जाएगा प्रेशर लगाने पे? तो जो गैस है इसका वॉल्यूम तो काफी कम हो जाएगा प्रेशर लगाने पे। लेकिन सॉलिड और लिक्विड में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में मॉलिक्यूल्स पास पास ऑलरेडी हैं। आप उसको दबाओगे सॉलिड या लिक्विड को, तो ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल और पास आ जाएंगे, और पास नहीं आ सकते हैं। तो सॉलिड और लिक्विड में जो प्रेशर का इफेक्ट है वो जीरो होता है, लगभग नन होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब ऐसा होता है जिसको हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जिससे हमें, ठीक है। तो गैस के केस में तो हम प्रेशर को देख सकते हैं, लेकिन सॉलिड और लिक्विड के केस में नहीं देख सकते हैं। अब हेडिंग क्या है हमारी, ये देखो जरा, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हम सॉलिड को लिक्विड में मतलब डाल रहे हैं, ना सॉलिड को प्रेशर से कोई फर्क पड़ता है, ना लिक्विड को प्रेशर से कोई फर्क पड़ता है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा इस केस में? नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और क्यों नो इफेक्ट, ये भी आप समझ गए, क्योंकि हम सॉलिड और लिक्विड जो है उसको डील कर रहे हैं, हम गैस को डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगले टॉपिक में हम गैस के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि हाँ प्रेशर वेशर अगर बढ़ाया जाता है तो गैस जो है कैसे रिएक्ट करती है सॉलिबिलिटी में, उसका क्या होता है, ठीक। तो बस ये सारी चीजें आज के लिए। और अब हम पढ़ेंगे, तो हमने क्या पढ़ लिया? सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ लिया, अब हम गैस की सॉलिबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना है, ठीक है। एक पॉइंट रह गया जो कि मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में, ठीक है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में कौन सा जो है ज्यादा बेटर है, कौन सा ज्यादा ठीक रहेगा, किसी चीज को हमें नापना है, तो मोलैलिटी ज्यादा ठीक रहेगा या मोलैरिटी? तो देखो मोलैरिटी जो है इसमें नीचे क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम जो होता है
वो घटता या बढ़ता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो चीजें फैलने लगती हैं, तो उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है। आप टेम्परेचर कम कर दो तो चीजें सिकुड़ने लगती हैं, उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो जो मोलैरिटी होती है ये चेंज हो सकती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और इसी वजह से ये थोड़ी कम हमारे लिए सही है। कम सही क्यों है? क्योंकि चेंज होती रहती है। मान लीजिए हमने कोई चीज नाप के रखी मोलैरिटी के फॉर्म में, और हमने दूसरे दिन आया, दूसरे दिन टेम्परेचर बढ़ गया है, तो हमारी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे ये चीज लिख देते हैं। मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर आल्सो। टेम्परेचर, बल्कि जहां जहां वॉल्यूम आता है वो चीजें टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी ही। ठीक है, टेम्परेचर ऑल्सो। ठीक, जैसे कि एक बार और देखते हैं मोलैरिटी। अच्छा, मोलैरिटी जो है इसमें सॉल्वेंट का वेट जो है केजी में लिए हैं। केजी क्या है? मास। और मास में तो चेंज होता नहीं टेम्परेचर में, मास तो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, 10 किलो अगर हमारे पास कोई चीज है, अब उसमें टेम्परेचर चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, वो 10 किलो ही रहेगी। ठीक है, तो मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है। ऐसे ही जो वॉल्यूम वाली चीजें हैं, जैसे कि वेट बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, है ना, वेट बाई वॉल्यूम, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी क्योंकि यहाँ पे भी वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्योंकि यहाँ पे भी वॉल्यूम आ रहा है। वेट बाई वेट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेट है। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी चीज कहीं पे भी दिक्कत होगी तो कमेंट करना, और कमेंट करना, मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, या कोई कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करना, मैं देख लूंगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।